नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। हर कुछ साल बाद केंद्र सरकार का एक ऐसा फैसला आता है जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार करते हैं, क्योंकि यह फैसला सिर्फ वेतन बढ़ाने का नहीं है, सैलरी बढ़ाने का नहीं है, बल्कि पूरे वेतन ढांचे को बदलने का होता है। हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। आज समझिए.com में जानेंगे कि 8वां वेतन आयोग आपकी सैलरी और पेंशन को किस तरीके से बदल सकता है। समझिए.com में मेरे साथ गौर से समझिए, बने रहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वेतन आयोग होता क्या है, क्योंकि सैलरी यही बढ़ाता है, यही सिफारिश करता है। दरअसल केंद्र सरकार समय समय पर अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को सैलरी की समीक्षा कराने के लिए एक स्वतंत्र वेतन आयोग का गठन करती है। ये आयोग में प्रशासन, वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो ये अध्ययन करते हैं कि पिछले कुछ सालों में महंगाई कितनी बढ़ी है, जीवन यापन की लागत कितनी बढ़ गई है, सरकारी कर्मचारियों की आय और खर्च का संतुलन क्या है, कैसा है, और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कितना पड़ेगा। इन सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद आयोग केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। इन सिफारिशों में केवल बेसिक सैलरी नहीं, बल्कि भत्ते, पेंशन, वेतन मैट्रिक्स और कई प्रशासनिक सुधार भी शामिल होते हैं। और उसके बाद फिर बढ़ जाती है आपकी सैलरी, यानी कि आपका वेतन। अब सवाल है कि आखिर 8वें वेतन आयोग का फायदा किन लोगों को मिलेगा, किन लोगों को मिलने जा रहा है। आज समझिए.com में बताने जा रहा हूं। क्या यह देश के सभी कर्मचारियों के लिए है या फिर केवल कुछ विभागों के लिए ही रहेगा, सीमित रहेगा। दरअसल केंद्रीय वेतन आयोग केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी और जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए वेतन बनाता है, यानी कि रेलवे हो गया, डाक विभाग, केंद्रीय सचिवालय, आयकर विभाग, सीमा शुल्क, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्र सरकार के और सीजीए के तमाम ऐसे कर्मचारी जो कि महालेखाकार से जुड़े हुए होते हैं, विभिन्न मंत्रालय और विभागों के कर्मचारी इनकी सिफारिशों से सीधे प्रभावित होते हैं। इनके अलावा लाखों केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिल सकता है। यानी कि यह सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों का मामला नहीं है, बल्कि अगर आप रिटायर्ड भी हो गए हैं, आप अपनी नौकरी पूरी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपकी आय इससे जुड़ी होती है और वो पेंशन भी बढ़ जाती है। इसलिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होता है। कितने लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लाभान्वित होते हैं, ये जानते हैं। आखिर इस फैसले से कितने लोग प्रभावित होंगे, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यह सिर्फ वेतन बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं में से एक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय करीब 55 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अगर इनके परिवारों को भी जोड़ दिया जाए तो इसका असर कई करोड़ लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है। और यही कारण है कि वेतन आयोग का असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बाजार, खपत और रियल एस्टेट के साथ साथ बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देता है। जब लाखों लोगों की आय बढ़ती है, करोड़ लोगों की आय बढ़ती है, तो फिर उनके खरीदने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिसका सीधा बाजार पर असर पड़ता है, बाजार की मांग पर असर पड़ता है, क्योंकि वो पैसा तो बाजार में ही जाना होता है, बाजार में ही लगता है। सोचिए आप। लेकिन 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसका जवाब हर समय हर सरकारी कर्मचारी जानना चाहता है कि आखिर 8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति क्या है। क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है?
क्या सैलरी बढ़ाने की रिपोर्ट दे दी है, नई सैलरी तय हो चुकी है या अभी ये प्रक्रिया में है? दरअसल केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नई सैलरी तुरंत लागू हो जाएगी। आयोग के गठन के बाद सबसे पहले इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी। फिर इसके बाद विभिन्न मंत्रालय, विभाग, कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स एसोसिएशन और वित्तीय विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जाएंगे। फिर आयोग इन सभी सुझावों का अध्ययन करेगा। महंगाई, सरकार की वित्तीय स्थिति, सरकार का खजाना कैसा है, उसकी आर्थिक विकास दर क्या है और कर्मचारियों की कितनी ज़रूरतें हैं, उसका भी विश्लेषण का अध्ययन होगा। इसके बाद फिर एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर उसके बाद वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों को लेकर सिफारिशें होती हैं। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाती है और अंत में सरकार तय करती है कि कौन सी सिफारिश लागू की जाएगी और कौन सी सिफारिश लागू नहीं की जाएगी। यानी अभी प्रक्रिया शुरुआती चरण में है, इसलिए सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के जरिए तमाम लोग जो कह रहे हैं कि जो वेतनमान है वो नई बेसिक सैलरी या फिर तय फिटमेंट फैक्टर के दावों को अंतिम नहीं माना जा सकता जब तक कि सरकार आधिकारिक तौर पर इसकी अधिसूचना जारी ना कर दे, क्योंकि 2 फैक्टर की बात बार बार की जा रही है। अब तक कोई भी आंकड़ा केवल अनुमान के मुताबिक किया जा रहा है, इसलिए जो 2 पैमाने हैं उन 2 पैमानों पर बिल्कुल ना जाया जाए। ये समझ लिया जाए कि सरकार जब तक अपना नोटिफिकेशन जारी ना कर दे तब तक नहीं। अब फिटमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। अब समझते हैं कि वो शब्द जिससे सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, जिसका असर केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ने वाला है, उनकी सैलरी पर पड़ने वाला है, वो क्या? फिटमेंट फैक्टर। ये होता क्या है, इसकी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक यानी कि मल्टीप्लर होता है जिसकी मदद से किसी कर्मचारी की पुरानी सैलरी और नई बेसिक सैलरी में बदल जाता है। आसान भाषा में और समझाऊं तो यह वही फार्मूला है जो तय करता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। किसमें? 7वें वेतन आयोग में, जिसकी वजह से न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। 2007 की बात कर रहा हूं। अब 8वां वेतन आयोग को लेकर अलग अलग जो कर्मचारी संगठन हैं, वो कर्मचारी संगठन अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। कोई कहीं पर 2.57 से ज्यादा की मांग की जा रही है, तो कहीं पर इससे भी ऊंचे आंकड़े की चर्चा हो रही है। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अभी तक कोई फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया है। चर्चा जरूर चल रही है, तमाम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारी इस बात की चर्चा कर रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारी के जो संगठन के लोग हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत घूम रहा है, लेकिन सरकार ने अभी कोई भी फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की जिनकी सैलरी सबसे कम होती है, यानी कि लेवल 1, इनकी सैलरी सबसे कम होती है। लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि हर वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं की होती है, न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर होती है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 की जो न्यूनतम बेसिक सैलरी वो 18,000 रुपए है। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में इसे और बढ़ाया जाए, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर कितनी सैलरी बढ़ेगी। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और आयोग की 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अगर सरकार अधिक फिटमेंट फैक्टर मंजूर करती है तो फिर न्यूनतम वेतन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कम फैक्टर तय होता है तो बढ़ोतरी भी उसी हिसाब से होगी। इस समय इंटरनेट पर 40,000, 50,000 या उससे ज्यादा न्यूनतम वेतन के कई सारे दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि केंद्र सरकार जो न्यूनतम लेवल 1 की जो सैलरी है वो 18,000 से बढ़कर अब 40,000 होने जा रही है, कोई 45,000 कर रहा है, कोई 50,000 कर रहा है। लेकिन मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, अभी सरकार ने फिटमेंट फैक्टर लेवल 1 का तय नहीं किया है, किसी भी लेवल का तय नहीं किया है। लेकिन इनमें से
किसी भी आंकड़े की कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए कर्मचारियों को भी केवल सरकार की अधिसूचना पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही अंतिम है और वैध है। यानी कि फिलहाल इतना वेतन इतना तय है कि बदलाव होगा। कितना बदलाव होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं, लेवल 1 की जो अभी सैलरी है 7वें वेतन आयोग के अनुसार वो 18,000 रुपए रखी गई है, लेकिन केंद्र सरकार इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है। उसका यह मानना है कि जो लेवल 1 की सैलरी है वो बहुत कम है, इसे कम से कम उस स्तर पर लाना चाहिए जिससे लेवल 1 के तमाम कर्मचारी अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर सकें, अपने बच्चों की फीस भर सकें, तमाम जो जरूरी सामान है, चाहे वो राशन हो, सब्जियां हो, वो कम से कम ठीक से खरीद सकें। और बहुत सारे लोग हैं जो किराए से रहते हैं, वो अपने मकान का किराया भी दे सकते हैं। 18,000 में जनाब कुछ होता नहीं है। यह आज का दौर है जब रुपया गिर रहा है और महंगाई बढ़ रही है और सैलरी उस अनुपात में बढ़ नहीं रही है, इसलिए लेवल 1 की सैलरी पर ज्यादा सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अब बात कर लेते हैं लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक के कर्मचारियों की, क्योंकि केंद्र सरकार में सबसे बड़ी संख्या इसी वर्ग की मानी जाती है, जिसमें जितने भी जो सीनियर क्लर्क हैं, ऑफिस के सुपरिटेंडेंट हैं, तकनीकी कर्मचारी हैं, स्टेनोग्राफर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले लोग हैं। इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लेवल 1 की तुलना में अधिक होती है, लेकिन इनके वेतन संशोधन का तरीका वही रहता है, पर हर लेवल की बेसिक सैलरी अलग अलग होती है, इसलिए बढ़ोतरी की वास्तविक राशि भी अलग अलग होगी। यही वजह है कि सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी वेतन वृद्धि संभव नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक वेतन स्तर के अनुसार इसमें संशोधन किए जाते हैं। इसलिए किसी भी कर्मचारी को अपनी वास्तविक बढ़ोतरी जानने के लिए अपने वर्तमान पे लेवल और सरकार द्वारा जारी अंतिम वेतन मैट्रिक्स का इंतजार करना होगा। यानी कि लेवल 1 की भी अच्छी खासी सैलरी बढ़ने वाली है और लेवल 4 से लेकर 7, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कर्मचारी आते हैं, उनकी भी सैलरी सरकार गंभीरता से बढ़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि महंगाई का दौर है। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसे दे रहा है, लेकिन सरकार वही काम करने पर कम पैसे दे रही है, इसलिए बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियां भी छोड़ रहे हैं जो टैलेंटेड हैं वो। अब जो चाय चूड़ा बैठकर खाएंगे ऑफिस में बैठकर, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो तमाकू घिसना है, गुटखा घिसना है और चाय पीनी है, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं वो सरकारी ऑफिस छोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अब बात कर लेते हैं राजपत्रित अधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर्स की, यानी कि उन अधिकारियों की जो केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। इनमें कौन होते हैं? सेक्शन ऑफिसर होते हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इन अधिकारियों की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार तय होती है और 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर इसी मैट्रिक्स में संशोधन होने की संभावना है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि किसी अधिकारी की सैलरी केवल बेसिक पे से तय नहीं होती है, इसके साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी इसमें जुड़ी रहती हैं। इसलिए जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो केवल बेसिक वेतन नहीं बल्कि पूरी वेतन संरचना प्रभावित होती है और सरकार इसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए सरकार इस पर अध्ययन कर रही है। अब सवाल उन लाखों पेंशनर्स का है जो जानना चाहते हैं कि उनकी पेंशन कब बढ़ेगी। देखिए, ये वो लोग होते हैं जो ऑफिस में नहीं होते हैं, अपने घर में होते हैं और अपने घर में भी वो अपने आप को अलोन महसूस करते हैं, कोई एक्स्ट्रा आय उनकी नहीं होती है, या कहें कि बुढ़े बुढ़िया होते हैं, कोई अकेले बुजुर्ग होते हैं या अकेली बुजुर्ग महिला होती हैं, किसी के पति नहीं होते, वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी पत्नी होती हैं, तो गुजारा सिर्फ पेंशन से ही होता है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स की पेंशन भी वेतन आयोग बढ़ाता है, उसकी सिफारिशें करता है और उसकी सिफारिशों से वो प्रभावित होती है। पिछले वेतन आयोग में नई वेतन संरचना लागू होने के बाद पेंशन का जो पुनर्निर्धारण, रिस्ट्रक्चर जो है,
वो किया गया था। आमतौर पर कर्मचारियों की जो संशोधित बेसिक पे के आधार पर पेंशन तय होती है। अधिकांश मामलों में जो सामान्य नियम यह है कि पेंशन अंतिम स्वीकृति बेसिक वेतन का 50% होती है। यदि यह नए वेतन आयोग में बेसिक वेतन बढ़ता है तो फिर उसी के अनुरूप पेंशन में भी संशोधन हो जाता है और आपकी पेंशन भी बढ़ जाती है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लिए अभी पेंशन संशोधन का कोई आधिकारिक फार्मूला जारी नहीं हुआ। सरकार बढ़ाएगी, बेसिक सैलरी भी तमाम कर्मचारियों की बढ़ाएगी, लेकिन कितना होगा नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी इस पर अध्ययन किया जा रहा है। वास्तविक पेंशन का निर्धारण आयोग की सिफारिश केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, उस पर काम चल रहा है। आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, सदस्यों की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद सरकार फिर एक एक कर इन तमाम तरह के कामों का विचार करती है। अब बात कर लेते हैं महंगाई भत्ता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की चल रही है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो ये महंगाई भत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। डीए जिसे कहते हैं, जिसमें मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए भी शामिल है। अन्य भत्तों की बात करें, क्योंकि अक्सर लोगों का ये मानना है कि वेतन आयोग केवल बेसिक सैलरी बढ़ाता है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, आयोग क्या करता है, पूरे वेतन ढांचे की समीक्षा करता है। वो उसकी समीक्षा करता है, उसको मिलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के भत्तों की व्यवस्था होती है, उनके भुगतान का तरीका, उनकी संरचना भी शामिल होती है। हालांकि महंगाई भत्ता अलग व्यवस्था के तहत होता है और उसी के तहत महंगाई के दर के अनुसार उसका समय भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन नया वेतन आयोग लागू होने पर डीए की गणना का आधार बदल सकता है और इसे एचआरए और अन्य भत्तों में भी बदलाव की सिफारिश की जा सकती है, हो सकती है। हालांकि अभी तक भत्तों की वृद्धि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, काम उस पर चल रहा है। मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं, जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं ना, आप उनको किनारे कर दीजिए। सरकार आपकी सैलरी बढ़ाने जा रही है, पेंशनर्स की भी पेंशन बढ़ने जा रही है। कितनी बढ़ेगी कोई पता नहीं, कोई 40,000, 30,000, 50,000 कर रहा है, ध्यान मत दीजिए। लेकिन अच्छी खासी सैलरी बढ़ने जा रही है। क्यों? सरकार दबाव में। आप चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, आप तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लेकिन जो आदमी सुबह से शाम फाइलें खंगाल रहा है, वो तो धक्के ही खा रहा है ना, उसे तो कुछ मिल नहीं पा रहा। सरकार इसलिए विचार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, जिसे लेकर राज्यों के लाखों कर्मचारी भी बहुत उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि क्या 8वां केंद्रीय वेतन आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होगा, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों की तो संख्या बहुत ज्यादा है। तमाम जो राज्य सरकार है उनका पसीना छूट रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इसकी सीधा जवाब है बिल्कुल लागू नहीं होगा। जो 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें होंगी वो सिर्फ केंद्र सरकार पर लागू होंगी, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। केंद्रीय वेतन आयोग केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। पिछले जो अनुभव हैं वो बताते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा नया वेतन आयोग लागू किए जाने के बाद कई सारी राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया है। कुछ राज्य अपना अलग वेतन आयोग भी गठन कर चुके हैं, जबकि कुछ राज्य केंद्र की सिफारिशों के आधार बनाते हैं और नई वेतन व्यवस्था को लागू कर देते हैं। यानी कि राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है लगभग तय। कब मिलेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है कि आपको सड़कों पर उतरना पड़े, हो सकता है कि आपको राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देना पड़े, हो सकता है कि तमाम जो सरकार के जो संगठन के कर्मचारी संगठन हैं उनको सड़कों पर उतरकर सर काम करने की ना करने की धमकी देनी पड़े, हड़ताल करना पड़े कि भैया केंद्र सरकार ने तो बढ़ा दिया, 8वें वेतन आयोग ने सिफारिशें कर दी है, आप क्या कर रहे हो, कर्मचारी तो हम भी हैं। तो ये पूरी तरह से राज्य सरकार के निर्भर करता है कि वो कितने दबाव में आ रही है, वो हड़ताल झेल पा रही है कि नहीं झेल पा रही है, वो कर्मचारियों का विरोध झेल पा रही है कि नहीं झेल पा रही, और चुनाव उस राज्य में कितना दूर है, क्योंकि खेल चुनाव का भी है। तो चुनाव उस राज्य में कितना दूर है ये उस पर निर्भर करता है। इसलिए राज्य कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा का मतलब उनके लिए तत्काल वेतन वृद्धि नहीं है, उन्हें अपने राज्य सरकार के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार करें तो क्या करें, आपको पता है ना, ये जो लाड़की बहिना, ये जो लाडली बहिना योजनाएं चल रही हैं,
फ्री बीस की धड़ाधड़ योजनाएं चल रही हैं राज्यों में, पुल पुलिया सड़क स्कूल तो बन नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है, अस्पताल बनाने का पैसा नहीं है, डॉक्टर रखने का पैसा नहीं है, नए कर्मचारियों को रखने का पैसा नहीं है, इसलिए ज्यादातर कर्मचारी राज्यों में अब संविदा पर रखे जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कर्मचारी को देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं। हर महीने करीब करीब हर राज्य की स्थिति ऐसी हो रही है कि वो बाजार से कर्जा उठा रही है, ब्याज पर कर्जा उठा रही है और अपने कर्मचारियों को सैलरी बांट रही है और विकास की कुछ चंद योजनाएं कर पा रही हैं। बहुत बुरी स्थिति है राज्यों की, ये जो फ्री बीस की घोषणाएं हो रही हैं उसके कारण। लेकिन वो बड़ा विषय है, उसके बारे में अलग से काम करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, अहम सवाल क्या है, जिसका इंतजार हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहा है? आखिर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू हो रही हैं? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब समझने के लिए वेतन आयोग की प्रक्रिया एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। किसी भी वेतन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, सदस्यों की नियुक्ति होती है। इसके बाद आयोग फिर विभिन्न कर्मचारी, मंत्रालय, संगठन, पेंशनर्स एसोसिएशन और वित्तीय विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जाते हैं कि भाई आप अपने अपने सुझाव दे दीजिए। ऐसा नहीं हो कि हमने कर दिया और आप बाद में सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दें। उसके बाद फिर सारे सुझावों को एक साथ मिलाया जाता है, एक्सपर्ट उस पर अध्ययन करते हैं, सरकार की वित्तीय स्थिति को देखा जाता है, महंगाई को देखा जाता है, कर्मचारियों की आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और फिर इसके आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और उसे केंद्र सरकार को सौंपता है। इसके बाद सरकार फिर रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करती है और उन्हें उचित समझती है, उन्हें मंजूरी देकर अधिसूचना जारी करती है। यानी कि आयोग के गठन और नई सैलरी लागू होने के बीच कई प्रशासनिक चरण होते हैं और यही कारण है कि अभी किसी निश्चित तारीख पर नई सैलरी मिलने का दावा करना बिल्कुल सही नहीं होगा। कर्मचारियों को केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा पर विचार करना चाहिए क्योंकि वही अंतिम है, वैध है, जो कि अभी तक नहीं हुई है। सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत भी नहीं आए हैं कि सरकार किस लेवल में कितनी बढ़ोतरी कर रही है। ना तो लेवल 1, ना लेवल 4 to 7, किसी में इस तरह का संकेत नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। सच ये है कि फिलहाल इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है और जो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो कुछ चल रहा है वो सब गलत है। फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है, ना ही नया वेतन मैट्रिक्स सामने आया है। यही दो बातें तय करती हैं कि अलग अलग पे स्तर के, अलग अलग पे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनकी बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। सोशल मीडिया पर आप इन चर्चाओं पर बिल्कुल ध्यान न दें जिनमें हर पे लेवल पर नई सैलरी बताई जा रही है। कोई कह रहा है कि लेवल 1 पर इतनी बढ़ने वाली है, कोई कह रहा है लेवल 4 पर इतनी बढ़ने वाली है, कोई लेवल 7 की बात कर रहा है कि उसकी तो इतनी सैलरी होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं है। इन तमाम तरह की बातों के बीच आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। केवल संभावित गणनाओं के आधार पर लोग अपना ज्ञान फेंक रहे हैं। इसलिए किसी भी कर्मचारी को अपनी भविष्य की सैलरी का आकलन केवल इन वायरल आंकड़ों के आधार पर नहीं करना चाहिए। सही तस्वीर सामने आएगी तब वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा और जब सिफारिश देगा तो केंद्र सरकार उन्हें स्वीकार कर अधिसूचना जारी देगी। लेकिन जब वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा तो फिर हर लेवल के अनुसार वो खबरें बाहर आ जाती हैं। हम जैसे आपके चाहने वाले लोग हैं वही आपको खबरें सामने लाकर बता देंगे कि सरकार ने जो वेतन आयोग की सिफारिशें की हैं उसमें किस लेवल में कितनी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। उसके बाद फिर सरकार उसको मानती है। अमूमन सरकार मान लेती है, सरकार व्यवस्था भी कर देती है। ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मुझे आपको समझाना था, 8वें वेतन आयोग को लेकर वो मैंने आपको समझा दिया। फिलहाल समझिए .com में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।